हेलो फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट्स विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो डिस्कस करने वाले हैं अपराजिता चैप्टर को, जो कि आलोक भाग 1 अंतर्गत किताब में है। ठीक है, क्लास 9 के लिए, सेवा बोर्ड के लिए है ये अपराजिता चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्या कहा गया है, देखिए इस चैप्टर के पहले तो लेखक के बारे में थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि पृष्ठभूमि क्या है, लेखक कौन है। तो लेखक जो है ये शिवानी कहा गया है। इनका जन्म जो हुआ था वो 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था। दोस्तों, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मार्क कर दूंगा, वो आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जो नहीं याद रखना मैं आपको बता दूंगा। तो 17 अक्टूबर 1923 को उनका विजयदशमी के दिन राजकोट में उनका जन्म हुआ था। तो अब याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर 1923 को जन्म हुआ था और राजकोट में हुआ था। ये याद रखिएगा, राजकोट जो कि गुजरात में है। इनका पूरा नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है गोरापंत शिवानी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, गोरापंत शिवानी, शिवानी जी का पूरा नाम है। साहित्य जगत में शिवानी नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन साहित्य जगत में ये सिर्फ शिवानी नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, एक्चुअल में पूरा नाम क्या है, गोरापंत शिवानी। इनके पिता अश्विनी कुमार पांडे राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य, फिर मानवदर और रामपुर रियासत के दीवान भी रहे। ये आप याद मत रखिएगा, जरूरी नहीं है। इनके माता पिता संगीत प्रेमी तथा कई भाषाओं में ज्ञाता थे। पितामह हरिराम पांडे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। शिवानी को किशोरावस्था शांति निकेतन में बीता। तो उनका किशोरावस्था कहाँ पर बीता है, ये आप याद रख लीजिएगा, शांति निकेतन में बीता है शिवानी जी का। शांति निकेतन क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थान है। ठीक है, केंद्र है। देखिए फिर, पर पति की असामयिक मृत्यु के पश्चात वे लखनऊ में रहने लगी। तो उनका पति का मृत्यु हो गया तो फिर लखनऊ में रहने लगी। कुछ समय के लिए शिवानी जी अमेरिका में बसे अपने पुत्र के परिवार के बीच रही। उनका अंतिम समय दिल्ली में बीता। याद रख सकते हैं, उनका मृत्यु कब हुआ, 21 मार्च 2023 को। ठीक है, तब वो दिल्ली में थी और जन्म हुआ था गुजरात में, राजकोट में। ठीक है, राजकोट में। तो याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट देखिए, शिवानी जी एक सशक्त लेखिका थी। उन्होंने उनके कई उपन्यास है, कहानियाँ, बाल उपन्यास तथा संस्मरण आदि लिखी है। उनकी पहली रचना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नटखट। उनकी पहली रचना का नाम क्या था शिवानी जी का, नटखट, में प्रकाशित हुई थी। मैं मुर्गा हूँ पहली बार 1951 में धर्मयुग पत्रिका में छपी थी। तो ये उनका कोई है संकलन जिसमें वो 1951 में छपा था, मैं मुर्गा हूँ इसका नाम है। ठीक है, धर्मयुग पत्रिका में छपी थी। तो पत्रिका कौन सी थी, धर्मयुग। सुनाहु तात, यानी कि इसका ये कहानी है। तो उनका कहानी है कि इसका नाम है सुनाहु तात। फिर सोने दे, ये एक उनका आत्मवृत्तात्मक आख्यान है। और तथा अतिथि, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतिथि उनका उपन्यास का नाम है। ठीक है, तो शिवानी जी का उपन्यास का नाम क्या है, अतिथि, उनकी बहुचर्चित रचनाओं में से है। लखनऊ से प्रकाशित स्वतंत्र भारत का चर्चित स्तंभ वातायन की भी वे नियमित लेखिका है। ये भी याद रख लीजिए, लखनऊ से प्रकाशित होती है, क्या होती है, स्वतंत्र भारत और का चर्चित स्तंभ वातायन। तो स्वतंत्र भारत का चर्चित स्तंभ क्या है, उसका नाम है वातायन, की भी वे नियमित लेखिका है। तो वे वातायन की भी नियमित लेखिका है, जो कि लखनऊ से प्रकाशित एक स्वतंत्र भारत का चर्चित स्तंभ है। देखिए नेक्स्ट, साहित्य सेवा के लिए शिवाजी को भारत सरकार ने 1979 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, 1979 को, 1979, और साहित्य सेवा के लिए मिला था। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा। देखिए अभी अपराजित चैप्टर जो है वो किसके ऊपर दिया है, तो हम चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, शीर्षक कहानी में शारीरिक रूप से एक अक्षम एक ऐसी महिला के जीवन पर आलोकपात किया गया है जो जीवन की विषम परिस्थितियों को सामना करती हुई अपराजिता बना रही। यानी कि चैप्टर का नाम ही अपराजिता, यानी कि जो हार ना माने। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक ऐसी महिला के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है जो कि जीवन की विषम परिस्थितियों को सामना करती हुई अपराजिता बनी रही। ठीक है, तो जीवन में उसके काफ़ी कष्ट भोगे, काफ़ी ऐसे सिचुएशन आए जो कि वो हो सकता है उस सिचुएशन से अगर भाग जाती तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो पर वो आगे बढ़ी। इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा गया है। शारीरिक रूप से अक्षम, अब वो जो महिला थी वो शारीरिक रूप से अक्षम, यानी कि हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप। तो वो शारीरिक रूप से अक्षम थी, हो सकता है उसके पैर हाथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, हैंडीकैप। ठीक है, तो चंद्रा को अभी क्या है, अक्षम होने के कारण डॉक्टर चंद्रा को, अभी जो वो महिला थी जिसके बारे में बात कहा गया है महिला को, उसका नाम है डॉक्टर चंद्रा। तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य लोगों की तरह कामकाज करने में असुविधा होती थी। तो उनको असुविधा होती थी, परंतु उनके मन में असीम धैर्य और सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी। पर उनकी इच्छा शक्ति असीम थी, इसलिए वो कर पाई शायद। उन्होंने जीवन में आने वाले सभी बाधा और विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने महत्वपूर्ण अवदान किया। तो विज्ञान के क्षेत्र में उनका इम्पोर्टेंट अवदान था। निरंतर साधना के बल पर वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई। तो डॉक्टर चंद्रा जिनकी बात की गई उस महिला की, वो अपने साधना के बल पर, अपने मेहनत के बल पर प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई।
डॉक्टर चंद्रा का जीवन गाथा केवल शारीरिक अक्षम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा पद है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निराश होकर मार्ग में आने वाली बाधाओं के समक्ष पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगा कि कैसे एक शारीरिक तौर पर अक्षम महिला, जो कि शारीरिक तौर पर सफल नहीं थी, अक्षम थी, ठीक है, तो वो कैसे बाधाओं को अपने पथ में आने वाले पराजय उसको हटाकर वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को बिना देर किए हुए। अपराजिता। देखिए, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी होने लगती है। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो विधाता है, यानी कि जो भगवान है, जो कि लक है आपका, वो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है, ऐसे व्यक्ति से मिला देता है हमें, जिसे देखकर हमें अपनी जीवन, क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी कमी है उसको बहुत छोटा लगने लगता है। वही बोला है कि अपने जीवन की रिक्तता, यानी कि हमारे जीवन में अगर कोई भी दुख है या फिर कमी है, उसको हम छोटा लगता है अगर हमारे सामने ऐसे व्यक्ति को देख लें, ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को। हमें सब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण नहीं दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित नहीं किया। यानी कि इसका मीनिंग है कि अगर आप अपने सामने कैसे लंगड़े व्यक्ति को देखते हो, ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसका आँख नहीं है, तो आप क्या सोचोगे कि भगवान ने हमें तो सब कुछ दिया है एटलीस्ट, फिर भी हम दुख मनाते हैं, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति का जिसका कुछ नहीं है, जो अपाहिज है, तो यही कहा गया है कि जीवन में कभी अकस्मात हम भगवान को दोष कोसने लगते हैं कि क्या, कि हमें दंडित कर दिया, क्यों, कि अकारण ही, किंतु हमारे किसी अंग को हम, लेकिन भगवान ने हमें किसी अंग को हमसे विच्छिन्न नहीं किया है हमारे शरीर से, ठीक है। जब हम किसी अपाहिज को देखते हैं तो ऐसा लगता है। फिर भी हमसे में कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता का दोषी नहीं ठहराता। हम सभी विधाता को, भगवान को दोषी ठहराते हैं जब भी हम ऐसी कुछ परिस्थिति में पड़ जाते हैं तब। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अधिशाप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है। अब लेखिका कह रही है, शिवानी जी जो है, कि मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है, ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। लेकिन उन्होंने देखा है जिनको इस परिस्थिति में, वो क्या है, अपने सामना का परिस्थिति कर रही है और नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, यानी कि वो आनंद के साथ अपने जो भी अपना कमी है उसको ढक कर वो जीवन जी रही है, विधाता को कोस कर नहीं, वो भगवान को दोष नहीं दे रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाता से जुड़ा था। अभी लेखक कह रही है, जो उस व्यक्ति का जिसका बात वो कर रही है, अपाहिज व्यक्ति का, उसका कोठी का अहाता, जो उसका कोठी का जो चार दीवारी था, वो एकदम हमारे बंगले के चार दीवारी से जुड़ा था। ये कह रहा, अहाता मतलब चार दीवारी करेंगे आप। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरता देखा, तो अपने बंगले में उसने, महिला ने, शिवानी जी ने उस महिला को कार से उतरते पहली बार देखा, तो आश्चर्य से देखते ही रह गई। वो आश्चर्य से उसको देखते रह गई। क्यों देखा? क्योंकि कार का द्वार खोला, जैसे ही कार का द्वार खोला, एक पुड़ा यानी कि अधेड़ी उम्र की महिला, ठीक है, पकड़ लीजिए 50 साल के ऊपर जो महिला होती है, अधेड़ी 50, 60, 70, तो एक पुड़ा ने उतर कर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। तो कार का द्वार जैसे ही खुला, एक अधेड़ी उम्र की महिला थी, वो पिछली सीट में आई और एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी, व्हील चेयर सामने रख दी और भीतर चली गई। फिर उस व्हील चेयर में उसमें चढ़कर वो भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने, अच्छा, व्हील चेयर में वो चढ़ के नहीं गई, व्हील चेयर रख के वो चली गई थी, ठीक है, एक पूरा। फिर क्या हुआ, दूसरे ही क्षण, फिर उसके सेकंड में, उसके 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ही क्या हुआ, धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। तो उसके बाद ही जैसे ही वो जो पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दिया गया, तो गाड़ी के अंदर से, कार के अंदर से कौन निकला, बिना किसी सहारे के एक युवती निकली कार से, अपने निर्जीव निचले धड़ को, यानी कि उसका जो नीचे कमर का हिस्सा था वो पैरालिसिस था, ठीक है, निर्जीव यानी कि पैरालिसिस समझ लीजिए, काम नहीं कर रहा हो, जो बड़ी दक्षता से, टैलेंट से, स्किल से नीचे उतारा, उसने उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। तो बैसाखी जो होते हैं, जो दोनों हाथों में पकड़ने के लिए होते हैं, आपने देखा होगा जो लंगड़े होते हैं उनको पकड़ने के लिए, तो व्हील चेयर तक पहुंच गए बैसाखी के सहारे और फिर उसमें बैठ गई, यानी कि किसमें बैठ गई, व्हील चेयर में बैठ गई और बड़ी तटस्थता यानी कि फुर्ती से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई, ठीक है, स्वयं चलाती कोठी के अंदर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। तो प्राय ही लेखक प्रयास ही
मतलब काफ़ी टाइम वो लेखक ये देखते थे, ये फॉलो करते थे कि वो जो महिला है वो ऐसा ही करती थी। उसका विचित्र आवागमन लेखक ने उसको कहा है, क्योंकि लेखक के लिए विचित्र चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी कैसे खुद ही उतरेगा, खुद ही व्हीलचेयर में चढ़ेगा, ठीक है, तो ये विचित्र है लेखक के लिए। आश्चर्यचकित वो रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। तो जैसे मशीन अपने आप अपना बटन खटखटाती काम किए जा रही हो, वैसे ही धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। धीरे धीरे लेखक का परिचय हुआ उस महिला से, अधेड़ उम्र की महिला से। कहानी सुनी तो दंग रह गई। लेखक ने जब कहानी सुनी तो चकित रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलने वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो अभी लेखक यहाँ पर कह रही है कि नियति के मतलब कि विधाता के कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती हुई वो सारे विपत्ति जो है उसको झेलती रही। और वो बित्ते भर की, यानी कि जो है जिसका हाइट कम होता है, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी, वो किसी विधाता भगवान से कम नहीं लगी, ठीक है, अप्सरा से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वो गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। यहाँ क्या कहा गया है, देखिए, कहा गया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वो गोरा, अभी उदास आंखों वाला जो गोरा है वो भी सुने। लेखक क्या ये कह रही है कि उदास आंखों वाला वो गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ, ये एक ही वर्ड है। गोरा यानी कि जो सफ़ेद होता है ना, वाइट होता है जिसका स्किन, उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक। तो लेखिका कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पंक्तियों को वो लड़का भी पढ़े जो कि लखनऊ का मेधावी युवक था, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था, जिसे मैंने अपनी बहन के यहाँ देखा था कुछ महीने पहले। वो IAS, ठीक है, वो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था, ठीक है, तो वो IAS की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही वो लौटते समय स्टेशन पर उतरा था, वैसे ही ट्रेन जो है वो छोड़ दिया था। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। और वो ट्रेन पकड़ने के चक्कर में क्या हुआ, जो चाय पी रहा था हाथ में लेकर कुल्हड़, ठीक है, मिट्टी का बर्तन होता है कुल्हड़, उसके साथ वो गिर गया और पहिए के नीचे उसका हाथ पड़ गया था पहिए के नीचे। प्राण तो बच गए, पर दायां हाथ चला गया, लेकिन वो उसका दायां हाथ जो है वो ख़त्म हो गया था। फिर वो क्या हुआ, अपंग बन गया था, ठीक है। तो उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वो मानसिक संतुलन भी खो बैठा। और जैसे उसका हाथ गए तो वो क्या हुआ, अपना मानसिक मेंटल जो है वो खो गया, मानसिक संतुलन खो गया। पहले दुःख भुलाने के लिए नशे की गोलियाँ खाने लगा, फिर पहले वो नशे की गोलियाँ खाने लगा दुःख भुलाने के लिए, क्योंकि वो IAS की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसको बड़ा झटका लगा था जब उसका हाथ चला गया था। और अब नूर मंजिल की शरण गई है। और अब नूर मंजिल, अभी नूर मंजिल क्या है, ये एक अस्पताल का नाम है, ठीक है। आप लास्ट में अगर यहाँ पर शब्दार्थ में पढ़ेंगे तो आपको नूर मंजिल का मीनिंग दिया रहेगा, ठीक है। शब्दार्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के। तो नूर मंजिल क्या है, देखिए, नूर मंजिल जो है कि लखनऊ में स्थित एक मानसिक रोगियों का अस्पताल है। देखिए इसका मीनिंग दिया है नूर मंजिल, ठीक है। तो अभी देखिए हम कहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ पर जाते हैं हम पहले। हाँ, देखिए, हाँ, अभी कहाँ हम पढ़ रहे थे, हाँ, यहाँ पर दुःख भुलाने के लिए नशे की गोलियाँ लेने लगा और नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हार मान जाना। तो उसका एक हाथ चला गया तो वो हार मान गया, ठीक है। तो लेखक यानी कि इस महिला का उदाहरण देकर उस लड़के को कहना चाहती है कि देखो आप, ये महिला भी तो अपाहिज है, लेकिन ये अपना प्रयास किए हुए है, ये हार नहीं मान रही है। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र। अभी लेखक तुलना कर रही है चंद्रा का उस युवक को समझाने के लिए, उस युवक से, कि चंद्रा जिसका निचला धड़, जिसका कमर का नीचे का हिस्सा निष्प्राण मांसपिंड मात्र है, मांसपिंड है, उसका पैरालाइसिस, बाकी अंग काम नहीं करता, सदा उत्फुल्ल है, लेकिन वो खुशी रहती है उसके चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं, दुख का मतलब चेहरे में दुख का कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। जिजीविषा यानी कि कुछ जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको जिजीविषा बोलती है, ठीक है। अभी जिजीविषा का मीनिंग भी आप यहाँ पर देख लेंगे चैप्टर में, क्योंकि मीनिंग भी आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीने की इच्छा, हाँ, यहाँ पर जीने की इच्छा कहा गया है जिजीविषा, तो आप याद रखिएगा, जीने की इच्छा जिजीविषी, ठीक है। अभी हम मेन चैप्टर में आते हैं, कहाँ पर पढ़ रहे थे वो वाला। तो देखिए, हाँ, वही कहा गया है कि मैडम आप लखनऊ जाते ही
क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वहाँ पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है। तो अभी क्या कहा गया है देखिए, ये कहा गया है कि मैडम आप लखनऊ जाते ही, क्या आप जब लखनऊ जाएंगी तो क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूछकर ये बताएंगी क्या क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है। जो मेरा विषय है वो माइक्रोबायोलॉजी, उसमें संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है। ये बातें कौन कर रही है? ये जो ये जो जो महिला के बारे में, डॉक्टर चंद्रा के बारे में बात की गई, वो एक्चुअली कह रही है, क्योंकि लेखक ने कहा है कि उनका काफ़ी जिजीविषा था और वो जानने की उनमें लिप्सा थी, ठीक है, जीने की इच्छा थी। तो देखिए, मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी, उनका विषय क्या था? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का भी मीनिंग दिया है, पढ़ लेंगे, ठीक है। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। तो मैडम आप कह रहे थे कि आपके जो दामाद है वो हवाई यानी कि अमेरिका एक शहर का नाम है, ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? क्या आप मेरा बायोडाटा भेजकर उसको पूछ सकती है कि मुझे कोई फेलोशिप मिल सकता है, कोई डिग्री, एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकता है कोई? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूटा पड़ा। अगर किसी का हड्डी भी टूट जाए, पैर में मोच आ जाए, तो वो सोचता है कि अब मेरा ज़िंदगी खराब हो गया। पर अधर और इधर लड़की की पूरा निचला धड़ शून्य है। लेकिन इस लड़की जो चंद्रा की बात की गई है, लेखक शिवानी कहाँ है, उनका पूरा निचला धड़ ही शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है, लेकिन फिर भी वो अपना काम धाम कर रही है अच्छे से। आजकल वो आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? आईआईटी मद्रास में, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसा रखेंगे आईआईटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा है। देखिए, जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो में निर्जीव कर दिया हो, तो सिर्फ 18 महीने की जो थी जन्म के बाद, उनका गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था। पोलियो ने मतलब उसका शरीर काम नहीं करता गले के नीचे का। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। तो अभी उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है, ये सब सामना करने के बाद भी। मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। अभी वो कह रही है कि मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा भी सहारा ना दे, ठीक है। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मेरी माँ जो है वो मेरी कार चलाती है, यानी कि शिवानी और डॉक्टर चंद्रा की बात हो रही है आपस में एक्चुअली ये। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना लूँगी। अब मैंने अपनी माँ के इस कष्ट को देखकर, वो जो महिला है वो कह रही है कि मैंने ऐसी कार का नक्शा बना कर रख दिया है जिसमें मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूँगी। यानी कि मेरे पैर में जो कष्ट है उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं कार बनाऊँगी जैसे कि फ्यूचर में हो, ठीक है। ये देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। तो महिला कह रही है डॉक्टर चंद्रा से कि अब देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला, यानी कि जहाँ पर कोई भी चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी समझ लीजिए, ठीक है, लेबोरेटरी समझ लीजिए, अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैंने उसका संचालन कैसे अच्छे से कर लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ, मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। डॉक्टर चंद्रा को वो कह रही है महिला, डॉक्टर चंद्रा, ठीक है, शिवानी को कह रही है, लेखिका को। उसने मुझे तस्वीर दिखाई, तो उसने तस्वीर दिखाई फिर शिवानी को। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसा धरा कि निचले धड़ों पर उठाए बिना ही वो मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। तो मनचाहा सामग्री जो है वो अपने आराम से उठकर उतारती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है कि सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। लेकिन वो यूं ही ऐसे चल फिर नहीं सकती है, उसके पीछे उनका एक संघर्ष है, ठीक है। तो क्या संघर्ष है? स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में डॉक्टर चंद्रा ने ये बात कही है। तो क्या कहा है देखिए, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। तो लेखिका कह रही है ये सब बातें, देखा जाए तो ये डॉक्टरेट के संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। तो लेखिका कह रही है कि डॉक्टरेट की जो है ये संयुक्त रूप से ये डिग्री मिलनी चाहिए, जो कि पहले नोबेल पुरस्कार की बात की गई है। नोबेल और जो है डॉक्टरेट के पुरस्कार संयुक्त रूप से मिलना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, लेखिका कह रही है। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को, अभी कह रही है जो डॉक्टरेट और जो ये नोबेल पुरस्कार है एक साथ किसको मिलना चाहिए? तो डॉक्टर चंद्रा की जननी, यानी कि डॉक्टर चंद्रा की माँ, क्या नाम है उनका? श्रीमती सुब्रमण्यम, ठीक है। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का दुखद अंत हुआ, क्योंकि उसकी माँ जो थे उसे पाल पोस कर बड़ा किया। क्योंकि दूसरी महिला होती तो शायद वो अपने बच्चे को इतना
नहीं पाल पोस कर उसके साथ नहीं देती तो शायद वो आज कुछ नहीं बन पाती। डॉक्टर चंद्रा यही बात कह रही है लेखिका कि 25 वर्ष तक की सहिष्णु महिला ने इतना कुछ सहकर पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में। फाइनली 1976 में क्या हुआ, जो डॉक्टर चंद्रा है, जो इनकी जो पुत्री है, जो ये जो नाम क्या है इनका, श्रीमती सुब्रमण्यम की, उन्होंने 1976 में क्या अचीव किया, अब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली है। तो उनको डॉक्टरेट मिली है किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। याद रखिएगा डॉक्टरेट का उपाधि कब मिला था डॉक्टर चंद्रा को, 1976 में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाले डॉक्टर चंद्रा भारतीय है। तो अपंग स्त्री पुरुष की कैटेगरी में ऐसी एकमात्र भारतीय है, महिला है, वो है डॉक्टर चंद्रा। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका स्वर्गीय सर्वांग अचल हो गया। जब सामान्य ज्वर के चौथे दिन, सामान्य ज्वर था उसके चौथे दिन जब पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। सर्वांग जो है गर्दन के नीचे उनका अचल हो गया था, उनका बुखार होने के बाद, ठीक है, 4 दिन बाद। भयभीत होकर हमने इस बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। तो भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद कर दीजिए, बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन नहीं हिला पाएगी। ऐसी कौन कह रही है, ऐसे बातें डॉक्टर चंद्रा की माँ कह रही है, ठीक है, डॉक्टर चंद्रा के लिए, शिवानी को ये सब बात कह रही है। तो मेरी पुत्री जो थी वो कह रही है कि आप सब कह रहे थे कि आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जो है वो जीवन भर गर्दन हिला नहीं पाएगी, ऐसा कह रहे थे डॉक्टर वगैरह सब। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती, ठीक है, ऐसा कह रहे थे सब, यानी कि सब उनको डीमोटिवेट कर रहे थे। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। अभी सुब्रमण्यम जो है वो काफ़ी दुखी हो गई। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, फिर वो बताने लगी धीमे स्वर से, ये कहानी बताते बताते, कि मेरे घर में तब इसका भाई आ गया था। तब मेरे घर में जो डॉक्टर चंद्रा थी उनका जो भाई है वो भी आ गया था, ठीक है। इसका भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन में तो मौत भली है। अभी लेखिका की माँ कह रही है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि विधाता से कि भगवान इसे उठा लो, यानी कि इसको मौत दे दो, इसके जीवन में मौत भली है, ठीक है, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। ऐसा कभी नहीं कहा था कि अपाहिज है तो क्यों जन्म ले, इसको कौन पालेगा, ऐसा कभी नहीं कहा डॉक्टर चंद्रा की माँ ने। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही, भीख मांगती रही इसे जीवन की, केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख भर सकती थी, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर चंद्रा जो बचपन में थी वो सिर्फ सिर हिलाकर इधर उधर देख कर सकती थी, क्योंकि अपाहिज था बाकी उनका गर्दन का नीचे का अंग। ना हाथों में गति थी, हाथ हिला नहीं पाते थे क्योंकि पैरालाइज था, ना पैरों में भी। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी, फिर भी डॉक्टर चंद्रा की माँ जो थी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। तो एक ऑर्थोपेडिक थी उनकी, उनके पास वो ले गई थी। डॉक्टर चंद्रिका जो कि माँ है उनकी, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि हड्डियों के डॉक्टर के पास ले गई थी उनको। बड़ी ख्याति से जिनका को फेमस थी जो डॉक्टर, वहीं ले गई। फिर क्या हुआ, 1 वर्ष, वो बता रही है 1 वर्ष एक तक कष्ट साध्य उपचार चला, 1 साल तक उनका उपचार चला उस ऑर्थोपेडिक के पास। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। फिर इसके जो ऊपरी अंग था, जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा था गला तक, उसमें जान आ गया, ठीक है, ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगा था, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, वो उंगलियों से हिला पा रही थी, अभी उसको मम्मी को बुला पा रही थी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। तो उनका शरीर था जो तो निर्जीव था, बाकी चल रहे थे, हाथ वगैरह ठीक हो गया था, उसको सहारा देकर लेखक ने बैठना सिखा दिया। फिर 5 वर्ष की हुई, जब 5 वर्ष की वो हुई थी डॉक्टर चंद्रा, तो मैं ही इसका स्कूल बनी। तब लेखिका जो माँ थी वही उनको पढ़ाती थी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। फिर उनका बुद्धि का जो वो देखने को मिला उनको चमत्कार। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र में बैठ गई। तो उनकी जिह्वा में जैसे सरस्वती थी, क्योंकि उनका काफ़ी ज्ञान था डॉक्टर चंद्रा का। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। अभी बंगलोर में फेमस स्कूल है माउंट कार्मेल, नाम याद रखिएगा, माउंट कार्मेल नाम है बंगलोर का जो प्रसिद्ध है। उसमें प्रवेश एंट्रेंस दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगना ही पड़ा। तो जो कॉलेज का द्वार था, स्कूल का द्वार था, वहाँ पर उनको धरना देना पड़ा था, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति को कोई फटाक से नहीं लेगा एडमिशन। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, देखिए यही कहा गया है कि मदर ने कहा, अभी जो मदर होती है, मदर फादर जो होती है, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, जो होली क्रॉस वगैरह होते हैं उसमें, तो हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, हमें पूरे आपसे सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री को व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लास ग्रुप में घुमाता फिरेगा। तो कौन आपके व्हील चेयर लेकर पुत्री को घुमाएगा स्कूल में से। आप चिंता ना करें मदर, अभी उनकी मम्मी कह रही हैं जो कॉन्वेंट स्कूल की जो मदर है उनको,
कि आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, मैं हमेशा मेरी बेटी के साथ रहूँगी, ऐसा चंद्रा की माँ कह रही है। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। फिर वो लेखिका की माँ जो थी, उन्होंने काफ़ी कष्ट कर कर उनके लड़की को पढ़ाया है, तो उनको कुर्सी में पकड़ पकड़ कर उनको परिक्रमा कराती थी, ठीक है, इधर से उधर जाना होता तब। वो पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती, क्योंकि स्कूल में को पता होगा 6 पीरियड 5 पीरियड 6 पीरियड होते हैं, तो हर पीरियड में छुट्टी होता है, तो हो सकता है क्लास भी चेंज हो रहा हो या फिर बाहर और जाना होता हो, तो उसे उसके पीछे खड़ी रहती वो। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। प्रत्येक कक्षा में वो टॉप रहती थी और गोल्ड मेडल जीतती थी, ठीक है, स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, फिर बीएससी उन्होंने किया क्या, प्राणी शास्त्र में, उन्होंने प्राणी शास्त्र में किया। एमएससी में प्रथम स्थान, याद रखिएगा बीएससी किसमें किया, प्राणी शास्त्र में। फिर एमएससी जो है उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। तो बेंगलोर का स्पेशल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो उसमें स्पेशल स्थान प्राप्त किया उन्होंने और अर्जन की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। तो किनके निर्देशन में उन्होंने शोध कार्य किया 5 साल तक, तो प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में, याद रखिए, उनके डिक्टेटरशिप में, मतलब उन्होंने उनको गाइड किया था। डॉक्टर सेठना उनकी मेंटोर थी, ठीक है, उन्होंने उनको सिखाया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। पेंसिल्वेनिया ये भी अमेरिका एक शहर है, इससे पहले आपने हवाई मिला था आपको, वो भी अमेरिका एक शहर है। तो व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। तो उनके माता पिता ने उनके लिए व्हील चेयर मंगाया पेंसिल्वानिया से और उसको चलाती थी स्वयं चंद्रा, ठीक है, प्रयोगशाला में इधर उधर घूम सकती थी, अभी उनके पीछे कोई जाने का ज़रूरत नहीं है। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो जाता था। तो लेदर जैकेट पहनी हुई वो कठिन जिरह बख्तर में, ठीक है, वो रहती थी। और जिरह बख्तर जो है ये उनका कवच है, वो जो लेदर जैकेट उनका कवच है, उसमें वो हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे, ऐसा देखकर उनके अपने लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मानो राणा सांगा का स्मरण, जैसे युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा होते थे, एक प्रतापी राजा होते थे पिछले दिनों में, पुराने दिनों में, ठीक है, तो वो राणा सांगा की तरह उनको लगता था उन्हें देखकर जिरह बख्तर यानी कि उनका जो था कवच, ठीक है। देखिए, छक विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आधा आभा मंडित भव्य मुद्रा, ऐसा लगता था जब मानो वो कवच पहनी हुई, क्यों, क्योंकि उनके शरीर में जो है बहुत सारे घाव हों, जैसे राणा सांगा युद्ध में क्षेत्र में जब करते थे उनके घाव हो इस तरह, ठीक है। अभी देखिए, मैडम आप तो लिखती है मेरी ये कविताएं, देखिए कुछ दम है क्या इनमें। तो कहा उसने कि मैडम आप तो लिखती है मेरी ये कविताएं, अब देखिए इसमें क्या कुछ दम है, लेखिका ने उसको कहा, लेखिका चंद्रा की माँ को। जब वह कविताएं देखी तो आंखें भर आई। अच्छा, ओ एक्चुअली ये मैडम की जो माँ है, वो डॉक्टर चंद्रा की माँ है, उन्होंने लेखिका को दिया, शिवानी जी को। तो अब लेखिका ने देखकर क्या, जब कविता देखी तो उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखों से अश्रु निकल गए। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वो अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। तो उसकी कविता में वो उदासी छलक आई थी, ठीक है। फिर उसने कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाई, फिर उन्होंने जो है कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी दिखाए डॉक्टर चंद्रिका को। बुनाई का मतलब होता है, जो होते हैं ना, जो सिलाई मशीन में लोग सिलाई करते हैं, महिलाएं करती है स्पेशली, तो वही कढ़ाई बुनाई का काम, डिज़ाइन जो देते हैं कपड़े का, वही कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी दिखाए डॉक्टर चंद्रा ने, ठीक है। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो, तो उनका दोनों हाथ जो था वो दोनों पैरों जैसा काम करता हो, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। तो मशीनी खटखट में चलते रहते हैं, जैसे जिनका हाथ जो रहता है हमेशा लिखता रहता है कुछ ना कुछ। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने, यानी कि श्रीमती चंद्रा उनकी मम्मी दोनों ने मैक्स मूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कहाँ पर उत्तीर्ण की, मैक्स मूलर भवन में, ठीक है, जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा, जर्मन भाषा। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग महिला थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग महिला कौन है, श्रीमती चंद्रा, ठीक है। अभी देखिए, यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उनकी समान रुचि है। वो संगीत में भी रुचि रखती थी, भारतीय संगीत में व पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक, उसमें भी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर मुझे अपने चित्र दिखाने लगी।
तो वो उनके निर्जीव जो टांग थे, यानी कि उनके जो पैरालाइज था, उनका पैर नीचे का हिस्सा आपको पता होगा, तो उसमें रखकर उसमें एल्बम दिखाने लगे, चित्र दिखाने लगी थी। ये श्रीमती चंद्रा कर रही है, उनकी मम्मी नहीं, श्रीमती चंद्रा खुद उनको दिखा रही है, लेखिका को। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, छवि दिखा रही है, डॉक्टर चंद्रा पुरस्कार ग्रहण कर रही है, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। ठीक है, वो डॉक्टर चंद्रा जो है पुरस्कार ग्रहण कर रही है, और डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखी का सारा लेक्टर डॉक्टरेट ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा। तो वो सारी छवि दिखा रही है, वो कैसे डिग्री, कैसे पुरस्कार प्राप्त किया, सब कुछ। ठीक है, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। अभी वो कह रही है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी, और मैंने किससे प्रेरणा ली है डॉक्टर बनने की, तो मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज उनकी प्रेरणा की स्रोत थी। ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से। तो सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी, इसलिए परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने टॉप स्थान किया, फिर भी मेडिकल में उन्हें प्रवेश नहीं मिला था। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है। ठीक है, उनका कहा गया नीचे का हिस्सा निर्जीव है, तो कैसे आप डॉक्टर बनोगी। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, वो कह रही है। शल्य चिकित्सक यानी सर्जरी, ठीक है, नहीं बन पाऊंगी, सर्जन नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। अभी लेखिए कर रही है कि डॉक्टर चंद्रा का बहुत योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया, चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जैसे बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। तो उसकी जननी यानी कि उनकी मम्मी की एक चित्र उन्होंने दिखाया एल्बम में, जिसमें बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो क्या है, वीर जननी का पुरस्कार इसका नाम है। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्प वेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द। उनका मम्मी का नाम सुब्रमण्यम पहले पढ़ा था। शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक बंद नहीं, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। ठीक है, वो उनकी मम्मी कह रही थी, जो वर्ड वो लेखक के कानों में गूंज रही है कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो वो दूसरा द्वार खोल देता है। यानी कि आपके जीवन में आप अगर देखेंगे तो आपको हर तरफ दुख नहीं है, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना है, आपको कौन सा अपनाना है, कौन को काम में लगाना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम यही सीख पाते हैं अपराजिता चैप्टर से। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, वो अपने चैप्टर ऐसे समझाऊंगा।